नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है वो दौर जब टीवी पर शाम होते ही बस वो भारी साड़ियाँ, बड़े बंगले और कभी ना खत्म होने वाले झगड़े। हाँ, सास बहू सीरियल्स का जमाना। मनोरंजन तो था शायद, पर एक सवाल था कि जो भारत का शहरी युवा था, कॉलेज वाला, नौकरी ढूंढने वाला, क्या उसके लिए कुछ था स्क्रीन पर, कुछ असली सा जिससे वो जुड़ सके? हम्म ज्यादातर तो नहीं था, मतलब वो दुनिया बिल्कुल अलग थी टीवी की। हाँ बिल्कुल, वो दुनिया जैसे गायब ही थी। और इसी खालीपन में, इसी जरूरत के बीच इंटरनेट पर कुछ नया शुरू हुआ। एक यूट्यूब चैनल, नाम था टीवीएफ द वायरल फीवर, और इसने ना देखते ही देखते सब बदल दिया। बिल्कुल। आज टीवीएफ सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े कंटेंट हाउस में से एक है। एक यूनिकॉर्न कंपनी है। हाँ, यूनिकॉर्न बन गया है। पिक्चर्स, परमानेंट रूममेट्स, एस्पिरेंट्स, गुल्लक, कितने शो हैं। इन्होंने सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उनकी सोच, उनके सपनों को आवाज दी। सही कहा, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को दिखाया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो टीवीएफ की इसी कमाल की यात्रा, उनकी स्ट्रैटेजी और इससे मिलने वाली सीखों पर है। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे एक यूट्यूब चैनल इतनी बड़ी सफल कंपनी बन गया, है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर अरुणब कुमार से। आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट, वो खुद उसी डेमोग्राफिक का हिस्सा थे जिसके लिए टीवी पर कुछ खास नहीं था। हाँ, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई जो कंटेंट चल रहा है वो उनके जैसे लाखों युवाओं की असलियत से, उनकी भाषा, उनके मजाक से बहुत दूर है। टीवी पर या तो रियलिटी शो का ड्रामा था या वो पारिवारिक कहानियां। और यहीं पर मतलब किसी भी सफल वेंचर की नींव होती है एक जरूरत को पहचानना। अरुणव और उनकी टीम ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि चलो कुछ मजेदार बनाते हैं। उन्होंने कंटेंट मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप देखा, एक खालीपन। हाँ, उन्होंने समझा कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जिसे मीडिया नजरअंदाज कर रहा है। उनकी कहानियां, उनकी कॉमेडी सब अनकही थीं। ये उस अनदेखे दर्शक तक पहुंचने की बात थी, उनकी जरूरत पूरी करने की। बिल्कुल। और इसी विजन के साथ 2010 में टीवीएफ की शुरुआत हुई। शुरू में छोटे छोटे मजेदार स्केचेस बनाते थे यूट्यूब पर, जैसे वो राउडीज का स्पूफ था। हाँ याद है, काफी वायरल हुआ था। और बॉलीवुड पर मजाकिया कमेंट्री। वो कंटेंट फ्रेश था, मजेदार था, और सबसे बड़ी बात, वो उस भाषा में था जो युवा बोलते थे, समझते थे। बिल्कुल। और वो शुरुआती दौर बहुत जरूरी था। उन स्केचेस से ही टीवीएफ ने पहली बार लोगों का ध्यान खींचा। इसे बिजनेस में कहते हैं इनिशियल ट्रैक्शन पाना, शुरुआती पकड़ बनाना। अच्छा। उन वायरल स्केचेस ने न सिर्फ पहचान दिलाई, बल्कि एक शुरुआती दर्शक वर्ग भी तैयार किया, एक बेस बन गया। हाँ। उन्होंने दिखाया कि हाँ, हमारे कंटेंट में दम है और लोग इसे देखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ स्केचेस से तो एम्पायर खड़ा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली गेम चेंजर, वो बड़ा कदम तो तब आया जब टीवीएफ ने वेब सीरीज बनाना शुरू किया। यहीं से कहानी बिल्कुल बदल गई। वो सिर्फ एक कॉमेडी चैनल नहीं रहे। सही। और इसकी शुरुआत हुई परमानेंट रूममेट से, जिसे कहते हैं भारत की पहली प्रॉपर वेब सीरीज। सोचिए, उस वक्त लोग यूट्यूब पर 5-10 मिनट के वीडियो देखते थे। हाँ, ज्यादातर। और इन्होंने आधे आधे घंटे के एपिसोड वाली पूरी कहानी पेश कर दी। इसने ये साबित किया कि लंबे फॉर्मेट का कंटेंट भी चल सकता है इंटरनेट पर। और मुकेश तानिया की कहानी से लिव इन जैसे विषय को कितने नॉर्मल तरीके से दिखाया। बिल्कुल। ये एक बड़ा साहसी कदम था। परमानेंट रूममेट्स की सफलता ने दिखाया कि लोग अच्छी कहानी के लिए टाइम देंगे, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। फिर आया पिक्चर्स, अरे उसने तो जैसे एक पूरी पीढ़ी के मन में स्टार्टअप का कीड़ा डाल दिया। तू बेयर है। हाँ, वही। वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो उस दौर की भावना थी, एस्पिरेशन थी। वो डायलॉग तो कोड बन गया था। स्टार्टअप की मुश्किलें, दोस्ती, जुनून, सब इतना रियल दिखाया कि हर कोई कनेक्ट कर गया। और एस्पिरेंस का जिक्र कैसे न करें। यूपीएससी की तैयारी करने वालों की जिंदगी पर्दे पर उतार दी। वो दिल्ली का राजेंद्र नगर, चाय की टपरी, लाइब्रेरी, प्रेशर, सब कुछ। हाँ, दोस्ती, प्यार, रिजल्ट का डर, बिल्कुल असल। ऐसा लगा जैसे हर छात्र की अपनी कहानी हो। उसने यूपीएससी जैसी अकेले लगने वाली यात्रा को एक मानवीय चेहरा दिया, इमोशनल बनाया। सही। इन सीरीज की खासियत सिर्फ कहानी नहीं थी,
बल्कि अपने टारगेट ऑडियंस के साथ वो गहरा जुड़ाव बनाने की क्षमता थी। टीवीएफ समझ गया था कि ये दर्शक सिर्फ कॉमेडी नहीं, अपनी जिंदगी की कहानियां देखना चाहते हैं, अपनी उम्मीदें, अपने संघर्ष। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये कल्चरली रेलेवेंट थी, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। इन्होंने टीवीएफ को स्केच कॉमेडी से आगे निकालकर कहानी आधारित कंटेंट का एक भरोसेमंद नाम बना दिया। ये उनकी क्वालिटी और विषय चुनने की समझ का सबूत था। और ये सफर सिर्फ यूट्यूब तक नहीं रुका। आज तो टीवीएफ एक बड़ा कंटेंट एम्पायर है। वो सिर्फ अपने चैनल के लिए नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव, ZEE5 सबके लिए शो बना रहे हैं। हाँ, लगभग सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए। जैसे कोटा फैक्ट्री, गुल्लक और पंचायत भी तो उन्होंने ही बनाया Amazon प्राइम के लिए। कमाल का सफर है, एक यूट्यूब चैनल से यूनिकॉर्न कंपनी तक। बिल्कुल। और ये यूनिकॉर्न शब्द अहम है, मतलब एक प्राइवेट स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ये दिखाता है कि टीवीएफ अब सिर्फ एक क्रिएटिव टीम नहीं, एक बहुत बड़ी बिजनेस एंटिटी है। तो इस विस्तार का मतलब स्ट्रेटेजिक महत्व क्या था? सिर्फ यूट्यूब पर ही रहते तो? देखिए, यूट्यूब पर उन्होंने पहचान बनाई, दर्शकों का भरोसा जीता। इसे कहते हैं ब्रांड एक्विटी बनाना। दर्शकों के मन में टीवीएफ नाम का एक भरोसा बन गया। हाँ। इसी ब्रांड इक्विटी का फायदा उठाकर उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहुंच बढ़ाई। ये दिखाता है कि अगर कंटेंट में दम है तो आप एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने कंटेंट को अलग अलग दरवाजों से दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन के कमर्शलाइजेशन का, मतलब व्यवसायीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। अपनी क्रिएटिविटी को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में बदलना। उन्होंने कंटेंट को प्रोडक्ट की तरह डेवलप किया और उसे बेचने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल किए। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी कहानी से खासकर जो लोग कंटेंट बना रहे हैं या कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बड़ी सीख है? स्रोत सामग्री कुछ अहम बातें बताती हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख, कंटेंट को एक स्टार्टअप की तरह बनाना। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि कंटेंट बनाने को सिर्फ एक शौक या कला ना समझे, बल्कि एक बिजनेस की तरह देखें। एक साफ रणनीति हो, क्या बना रहे हैं, किसके लिए, कैसे पहुंचाएंगे, और सबसे जरूरी निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक हिट के बाद महीनों गायब। बिल्कुल, लगातार डालते रहना। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। टीवीएफ ने कंटेंट को सिर्फ क्रिएटिव काम नहीं, एक प्रोडक्ट माना जिसे लगातार बेहतर बनाना है। जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी यूजर फीडबैक पर काम करती है, वैसे ही इन्होंने दर्शकों के रिएक्शंस, कमेंट्स, लाइक्स, वॉच टाइम को डेटा की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा। उन्होंने सीखा कि क्या चल रहा है, कौन सा फॉर्मेट पसंद आ रहा है, कब रिलीज करने से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये प्रोसेस ड्रिवन क्रिएटिविटी थी। लगातार सुधार, ये किसी भी स्टार्टअप का मूल मंत्र है। सही कहा। अब आते दूसरी बड़ी सीख पर, शुरुआती अपनाने वाले और निरंतरता, अर्ली अडॉप्टर्स और कंसिस्टेंसी का महत्व। जब टीवीएफ ने कुछ नया शुरू किया तो कुछ दर्शक थे जिन्होंने तुरंत उसे अपनाया, वो अर्ली अडॉप्टर्स। हाँ, जो कुछ नया देखने को तैयार थे। ये बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखना असली चुनौती है। बिल्कुल। यहीं पर निरंतरता का दूसरा पहलू आता है। सिर्फ नियमित पोस्ट करना नहीं, बल्कि लगातार अच्छी क्वालिटी वाला कंटेंट देना। टीवीएफ ने सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान दिया। कहानी, एक्टिंग, प्रोडक्शन वैल्यू, सब में एक स्टैंडर्ड रखा। इसी क्वालिटी और रेगुलरिटी के कॉम्बिनेशन ने उन शुरुआती दर्शकों को लॉयल ऑडियंस बनाया। ऐसे दर्शक जो आपका कंटेंट देखते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसे शेयर करते हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। ये लॉयल्टी बनाना शायद सबसे बड़ा इनाम है कंटेंट क्रिएशन में। और यही लॉयल्टी शायद तीसरी और सबसे बड़ी सीख का आधार है, जो पूरी कहानी का निचोड़ है। कंटेंट भी कंपनी बन सकता है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर टीवीएफ ने ये कर दिखाया। हाँ, ये एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये सीख कहती है कि अगर आप सही ऑडियंस को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और लगातार उन्हें क्वालिटी कंटेंट देते हैं जो उनके दिल को छूता है, जो रेलेवेंट है, तो आप सिर्फ कंटेंट के दम पर एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न या $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। आपका कंटेंट ही आपका मेन प्रोडक्ट है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। बिल्कुल। और इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ एक कला या मनोरंजन से ऊपर उठाकर ट्रेडिशनल बिजनेस के बराबर ला खड़ा करता है। ये दिखाता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी ओरिजिनल कहानियां, आपके किरदार, ये अपने आप में बहुत कीमती एसेट हो सकती हैं। सही। इसी आईपी के आधार पर आप मर्चेंडाइज बना सकते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं, स्पिन ऑफ्स बना सकते हैं।
पूरा बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं। ये दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। ये मानसिकता में बदलाव का संकेत है। आप सिर्फ एक यूट्यूबर या ब्लॉगर नहीं, आप एक उद्यमी भी हो सकते हैं। आपका चैनल एक बिजनेस एम्पायर की पहली ईंट हो सकता है। तो संक्षेप में टीवीएफ की ये कहानी हमें सिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट सिर्फ टाइम पास की जगह नहीं है। अगर आपके पास एक आइडिया है, जुनून है और साथ में सही स्ट्रैटेजी और मेहनत है, तो आप शून्य से एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप है। एक गंभीर बिजनेस है जिसके अपने सिद्धांत हैं, अपनी चुनौतियां हैं और अगर सही से किया जाए तो रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े हैं। सही कहा। और अंत में ये उन सब के लिए एक उम्मीद है जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, अपनी कहानी कहना चाहते हैं। अगर किसी के पास एक आइडिया है, दिखाने के लिए शायद एक स्मार्टफोन ही काफी है और कर गुजरने का जज्बा है, तो कौन जाने शायद अगला टीवीएफ उन्हीं में से कोई हो। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हम देख रहे हैं कि कंटेंट बनाना लगातार और ज्यादा लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटाइज्ड होता जा रहा है। कोई भी कहीं से भी कंटेंट बना सकता है, पहुंचा सकता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में अगली बड़ी सफलता की कहानी कहां से आएगी? क्या वो मौजूदा सफल फॉर्मेट्स को ही और बेहतर बनाकर आएगी, जैसे वेब सीरीज या शॉर्ट वीडियो, या फिर कोई बिल्कुल ही नई अनसोची कैटेगरी या फॉर्मेट का आविष्कार करने से? भविष्य का टीवीएफ कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है।